इस वीडियो के माध्यम से मैं आज आपको सीबीएसई द्वारा जो दिया गया सैम्पल पेपर है मैथमेटिक्स का उसको सॉल्व करवाने वाला हूं। इस वीडियो को आपको एंड तक जरूर देखना है क्योंकि इस वीडियो में बताया जाएगा आपको कितने क्वेश्चन कितने कितने मार्क्स के आपको दिए जाएंगे और आपको किस तरीके से वो करने हैं। इस वीडियो के माध्यम से पूरा कंप्लीट बताया जाएगा। मैथमेटिक्स 2 टाइप दिया हुआ है, एक तो बेसिक हो गया, एक स्टैंडर्ड हो गया। मैं अब यहाँ पे स्टैंडर्ड को सॉल्व करवाने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि कितने क्वेश्चन कितने कितने मार्क्स के आने वाले हैं और उसके बाद फिर मैं एक एक नंबर वाले क्वेश्चन को सॉल्व करवाने वाला हूं। तो स्वागत है आपका अपने चैनल एजुकेशन इंडियन एजुकेशन में। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में बेल आइकन है उसको और दबा दीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास साथ के साथ पहुंचे और उसका आप फायदा उठा सको। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो आपका एग्जाम आएगा मैथमेटिक्स का वो कितने पार्ट में डिवाइड होगा। वो पार्ट में 2 पार्ट में डिवाइड होगा, पार्ट ए और पार्ट बी में डिवाइड होगा। अब सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं पार्ट ए में कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे और कितने कितने मार्क्स के वो क्वेश्चन आएंगे। में आपको यहाँ पे दो पार्ट ए के क्या हो जाएंगे, यहाँ पे 2 सेक्शन हो जाएंगे, फर्स्ट और सेकंड सेक्शन हो जाएंगे। फर्स्ट सेक्शन में आपको 16 क्वेश्चन दिए जाएंगे जो कि 1 मार्क्स के होंगे। ऑप्शन टाइप कुछ नहीं होगा इसमें, 1 मार्क्स के 16 क्वेश्चन दिए जाएंगे जिसमें से इंटरनल चॉइस वाले क्वेश्चन होंगे 5 क्वेश्चन। इंटरनल चॉइस का मतलब ये है आपको किसी भी क्वेश्चन में 2 पार्ट दिए जाएंगे, 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे, उसमें से एक क्वेश्चन करना होगा। चॉइस का मतलब ये है किसी 2 में से एक करना। तो यहाँ पे 5 क्वेश्चन ऐसे दिए जाएंगे, उन 2 में से एक को करना होगा। ठीक है। अब इसका सेकंड जो सेक्शन है उसमें क्या दिया जाएगा, उसमें केस स्टडी दिया जाएगा। केस स्टडी किस तरीके से होती है, आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा, उसमें आपको एक इमेज बनी होगी, पिक्चर बनी होगी, फिर उसके बारे में वहाँ पे क्वेश्चन लिखे होंगे, उसमें 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें से आपको जो राइट होगा उस पर टिक करना है और उसको लिखना है। ठीक है। अब यहाँ पे केस स्टडी 4 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। उस 4 क्वेश्चन में केस स्टडी फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन ये हो गए। उस के क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे टोटल। उसका ऑप्शन टाइप जो क्वेश्चन होंगे उसमें 5 दिए जाएंगे जिसमें से आपको 4 करने हैं, सेकंड केस में भी सेम ऐसे ही करना है। आपको 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे सेकंड केस में भी, उसमें से 4 करने हैं। थर्ड केस में भी 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे, उसमें से भी 4 करने हैं। और चौथे में भी 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे, उसमें से भी 4 करने हैं आपको। ठीक है। ये था आपका पार्ट ए। अब समझा देता हूं मैं पार्ट बी में कितने क्वेश्चन और कितने मार्क्स के आने वाले हैं। क्वेश्चन मिलते हैं शॉर्ट टाइप क्वेश्चन मिलते हैं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन मिलते हैं। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप जो क्वेश्चन होते हैं वो 2 मार्क्स के होते हैं। शॉर्ट टाइप क्वेश्चन जो होते हैं वो 3 मार्क्स के होते हैं। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 5 मार्क्स के दिए जाएंगे आपको। ठीक है। वेरी शॉर्ट जो क्वेश्चन दिए जाएंगे वो 21 टू 26 तक आपको दिए जाएंगे। टोटल 6 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे वहाँ पे। ठीक है, 2 मार्क्स के। और शॉर्ट टाइप आंसर टाइप क्वेश्चन जो होते हैं वो 3 मार्क्स के जो दिए जाएंगे, 27 टू 33 आपको दिए जाएंगे वहाँ पे। ठीक है। लॉन्ग आंसर टाइप जो क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे 34 टू 36 आपको दिए जाएंगे। 34 टू 36 5 नंबर के जो क्वेश्चन है वो 34 36 तक दिए जाएंगे। तो टोटल क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे 36 क्वेश्चन अब आने वाले हैं। 4 क्वेश्चन रिमूव कर दिए हैं, 4 क्वेश्चन रिमूव कर दिए, पहले 40 आते थे, अब 36 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे और 30% सिलेबस भी रिड्यूस कर दिया गया है। ठीक है। अब यहाँ पे आती है इंटरनल चॉइस। इंटरनल चॉइस का मतलब ये होता है आपको चॉइस में कितने क्वेश्चन और कितने कितने मार्क्स के दिए जाएंगे। इसमें आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चन 2 दिए जाएंगे जिसमें आप चॉइस कर सकते हो कि कौन सा करना है। आपको 3 मार्क्स के दिए जाएंगे 2 क्वेश्चन और 5 मार्क्स का दिया जाएगा 1 क्वेश्चन चॉइस करने के लिए। ये था इंफॉर्मेशन आपका किस तरीके से एग्ज़ाम आने वाला है, कितने कितने नंबर का आने वाला है वो मैंने आपको बता दिया है। अब मैं आपको सॉल्व करवाने वाला हूँ एक एक नंबर वाले जो क्वेश्चन है बोर्ड की तरफ जो दिया गया सैम्पल पेपर है उसको मैं सॉल्व करवाने वाला हूँ। अब वीडियो को एंड तक देखना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपसे बोला गया है एक्स और वाई का जो प्रोडक्ट दिया हुआ है, मल्टीप्लाई दी हुई है, वो दी हुई है 180 दी हुई है। यहाँ पे एचसीएफ दिया हुआ है XY = 3 आपको दिया गया है। यहाँ पे क्या करना है, आपको एलसीएम निकालना है।
यहाँ पे ये एक्स और वाई है क्या, यहाँ पे ये फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर आपको दिए गए हैं। फर्स्ट नंबर एक्स मान लिया और सेकंड नंबर वाई माना हुआ है, उनका प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई 180 दी गई है। कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन आपके पास आ जाए तो यहाँ पे जो फॉर्मूला आप लगाओगे, रूल जो आप लगाओगे हमेशा कि कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, ये फॉर्मूला लगाओगे यहाँ पे फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई में सेकंड नंबर इज इक्वल टू होता है यहाँ पे HCF मल्टीप्लाई में LCM। इस फॉर्मूले को अब वहाँ पे अप्लाई आप करोगे। अब आपको पता है यहाँ पे या तो ये दोनों नंबर दिए जाए, या तो ये दोनों नंबर दिए जाए, या इनका यहाँ पे प्रोडक्ट आपको दिया गया है। बात एक ही है, प्रोडक्ट जब दिया गया है तो इन दोनों के स्थान पे तो मैं क्या लिख सकता हूँ, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर का जो प्रोडक्ट है वो 180 है, तो मैंने अब ये 180 यहाँ पे लिख दिया है इज इक्वल टू HCF कितना दिया हुआ है, यहाँ पे HCF दिया हुआ है आपके पास यहाँ पे 3 दिया हुआ है, मल्टीप्लाई LCM आपको फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो मैं 3 को इस तरफ ले जाऊंगा तो किस में हो जाएगा, ये मैं इस तरफ ले जाऊंगा तो ये पहुंच जाएगा डिवाइड में, तो 180 अपॉन में 3 कैंसिल आउट करोगे तो कितना आ गया यहाँ पे 60 आ गया इसका। अब इक्वल टू में यहाँ पे LCM आ गया, तो LCM आपके पास आ गया यहाँ पे 60। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। अब इसका जो चॉइस वाला क्वेश्चन है उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का चॉइस वाला क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है कि यहाँ पे ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है और आपको बताना है कि डेसिमल प्लेस मतलब कितने डिजिट पहले डेसिमल लगेगा। यहाँ पे ये बताने के लिए क्या करना होगा, बताने के लिए आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो, डायरेक्ट बता सकते हो। कैसे बता सकते हो वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा जब ये आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, आपको क्या करना है, सबसे पहले नीचे आपको 0 बनानी है, पावर सेम बनानी है 2 और 5 की। अब आप देख रहे हो यहाँ पे हाईएस्ट पावर देखनी है, 2 और 5 में से हाईएस्ट पावर कितनी है, हाईएस्ट पावर 5 की कितनी है 4 और 2 की है 1। अब दोनों को सेम बनाना है यहाँ पे। अब यहाँ पे जो पावर ज्यादा है उसको कम में से माइनस कर दो तो 4 में से बन जाएगा 3। तो मैं यदि यहाँ पे 3 पावर और ले लेता हूं तो ये भी 4 हो जाएगी और ये भी 4 हो जाएगी। कमी किसकी यहाँ पे 2 की पावर की कमी यहाँ पे, तो 2 की कितने की जरूरत है यहाँ पे 2 की पावर 3 की जरूरत है। तो मैं क्या काम करूंगा यहाँ पे 2 की पावर 3 ऊपर लिखूंगा और 2 की पावर 3 नीचे भी लिखूंगा यहाँ पे। ठीक है, ये लिख दिया। अब आपको क्या करना है यहाँ पे, अब आप देख रहे हो यहाँ पे 2 की पावर 3 और 2 की पावर 1 है, तो 2 की पावर कितनी होगी यहाँ पे 4, क्योंकि पावर यहाँ पे ऐड हो जाती है जब बेस सेम होता है। ठीक है, अब ये एज इट इज यहाँ पे आ जाएगा 5 की पावर 4। अब आप देख रहे हो यहाँ पे पावर सेम होगी 4। ठीक है, बेस अलग अलग ही है। अब आपको क्या करना है, इसको मैं ओपन कर देता हूँ 2 को, 5 8 7 मल्टीप्लाई में 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8, ये हो गया। अब इसके साथ आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 116696 अपॉन में कितना आ जाएगा 2 की पावर 4 5 पावर 4। अब इसमें देखिए यहाँ पे जब पावर सेम होती है तो बेस अलग अलग होता है, तो बेस को एक साथ लिख दिया जाता है, इन दोनों नंबर को एक साथ ले लिया जाएगा 2 मल्टीप्लाई 5 और पावर को लिख दिया जाएगा 1, ये लिख दिया यहाँ पे। अब ये नंबर सेम एज इट इज आ जाएगा 116696। अब 2 5 10, 10 की पावर कितनी हो जाएगी 4, तो यहाँ पे 10 की पावर जितनी भी होती है ना उतनी 0 लग जाती है उसके बाद। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे पावर 4 है तो यहाँ पे 1 के साथ 4 0 लग जाएगी, 1 2 3 4 ये लगा दी। अब यहाँ पे डेसिमल कितने डिजिट पहले लगेगा, जितनी 0 नीचे होती है ना उतने डिजिट पहले डेसिमल लग जाता है, तो यहाँ पे डेसिमल लग जाएगा 16696, 4 डिजिट पहले, पीछे से 1 2 3 4, तो डेसिमल यहाँ पे लग जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया यहाँ पे 4 डेसिमल प्लेस। ठीक है, हाँ। अब यहाँ पे आंसर आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, ऑप्शन में आ जाए, क्योंकि यहाँ पे तो आपको सॉल्व करके दिखाना था ये। अब यहाँ पे कैसे करना है, आपको हाईएस्ट पावर देखनी है, यहाँ पे क्या देखनी है, हाईएस्ट पावर देखनी है। हाईएस्ट पावर यहाँ पे 5 की पावर 4 है, तो इसलिए 4 डिजिट पहले डेसिमल लगेगा यहाँ पे, तो आंसर ये डायरेक्ट आप निकाल सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में इफ द सम ऑफ द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये दिया हुआ है और सम ऑफ जीरोस दिया हुआ है ये, तो आपको के का मान आपको निकालना है। तो ऐसा कोई क्वेश्चन आपके पास आ जाए तो आपको क्या पता है, यहाँ पे सम ऑफ जीरोस आपको पता है। सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस में बीटा इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, ये -b अपॉन ए के बराबर होता है। यहाँ पे सम ऑफ जीरोस कितना दिया हुआ है, मतलब इसके स्थान पे मुझे क्या लिखना है 3, क्योंकि सम ऑफ जीरोस के स्थान पे मैंने क्या लिख दिया 3 लिख दिया। माइनस में रूल के हिसाब से बी का मान कितना है माइनस में के लिख दिया यहाँ पे, अपॉन में ए का मान कितना है 3 है यहाँ पे। ठीक है, मैं इस 3 को उठा के यहाँ पे ले जाऊंगा तो यहाँ पे डिवीजन में साइड जाकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 3 3 9 और माइनस प्लस का साइन आ जाएगा के, तो के का मान आपके पास आ गया 9। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसमें एक टेबल की ज़रूरत होगी जो कि 3.2 की टेबल है, उसको एकदम परफेक्ट लर्न कर लेना, याद कर लेना, समझ लेना, ताकि इस कैसे क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम ना हो आपको। अब यहाँ पे क्या करना क्या है, इसमें लिखा हुआ है नोट हैव ए सॉल्यूशन, ये कंडीशन आपको पता होगी तो सॉल्यूशन आप कर सकते हो, ये कंडीशन नहीं पता है तो आप सॉल्यूशन नहीं कर सकते। आपको क्या करना है, नोट हैव ए सॉल्यूशन इसमें लिखा हुआ है। अब नोट हैव ए सॉल्यूशन की कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है यहाँ पे a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन में b2 इज इक्वल नोट c1 अपॉन में c2, ये कंडीशन यहाँ पे है। अब इस कंडीशन के थ्रू हमें ये सॉल्व करना है। अब यहाँ पे a1 कहाँ पे मिलेगा, b1 कहाँ पे मिलेगा, c1 कहाँ पे मिलेगा, ये मिलेगा आपको फर्स्ट इक्वेशन में। किस में मिलेगा आपको, फर्स्ट इक्वेशन में। और ये a2 b2 और c2 कहाँ पे मिलेगा, सेकंड इक्वेशन में मिलेगा। अब यहाँ पे a1 क्या होगा, जो x के साथ जो नंबर लिखा होगा वो a1 होगा, अपॉन में a2 कहाँ पर होगा, जो सेकंड इक्वेशन में x के साथ जो नंबर लिखा होगा वो होगा, इज इक्वल टू b1 का मान कितना, b1 का मान मतलब जो y के साथ लिखा होता है, y के साथ ही फर्स्ट इक्वेशन में, तो फर्स्ट हो गया अपॉन में b2 क्या होगा, जो सेकंड इक्वेशन में y के साथ लिखा होगा k हो गया, k लिख दिया यहाँ पे, इज इक्वल नोट c1 का मान क्या होगा, c1 का मान है यहाँ पे, c1 का मान जो होगा वो फर्स्ट इक्वेशन में जो लास्ट वाला नंबर होगा वो c1 का मान होगा 3 माइनस में लिया जाएगा, क्योंकि हमको इस तरफ ले जाना है, तब यहाँ पे लिखना है। इसी तरीके से c2 का मान मैं इस तरफ ले जाऊंगा तो क्या होगा, -8 हो जाएगा। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें निकालना है k का मान, निकालना है। k का मान कैसे निकालोगे, आपको पता है ये दोनों वैल्यू बराबर है, ये दोनों वैल्यू बराबर नहीं है तो इसको हम नहीं लेते, हम इसको लेते हैं। ठीक है, तो मैं इसको कैंसिल आउट भी कर सकता हूँ, 3 1 जा 3 2 जा, मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे k की 1 से करोगे तो k आ गया, इज इक्वल टू 2 की 1 से करोगे तो 2 आ गया, k का मान आ गया 2। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको इक्वेशन तैयार करनी है। ये मैंने इसलिए लिखा है ताकि टाइम की बचत हो। यहाँ पे लिखा हुआ है इफ़ 3 चेयर एंड 1 टेबल कॉस्ट 1500 रुपीज़ एंड 6 चेयर एंड 1 टेबल कॉस्ट 2400 रुपीज़ फ्रॉम लीनियर इक्वेशन टू रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन। आपको एक लीनियर इक्वेशन के में रिप्रेजेंट करनी है, तो कैसे करोगे आप, आपको पता है कॉस्ट ऑफ 1 चेयर की कॉस्ट x रुपीज़ है, अगर 2 चेयर होगी तो 2x हो जाता, 3 होती तो 3x हो जाता, मतलब जितने भी चेयर के नंबर है वो एक की कॉस्ट में मल्टीप्लाई हो जाएगा और हमें कॉस्ट फाइंड आउट हो जाएगी उसकी, कितना चार्ज उस पर लगा था। ठीक है, अब यहाँ पे कितनी चेयर है, ये 3 चेयर है, कितनी है 3 चेयर, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा तो 3x हो जाएगा, ये 3x आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे टेबल है, एक टेबल, तो एक टेबल की कॉस्ट y रुपीज़ है तो मैंने y लिख दी। अब यहाँ पे ये चार्ज आ गया टोटल चेयर का और ये आ गया टेबल का, जब दोनों को हम ऐड करेंगे तो कितने की खरीदी थी हमने, ये 1500 रुपये की हमने खरीद ली, 1500 रुपये की हमने खरीद ली, तो ये फर्स्ट इक्वेशन तैयार हो गई यहाँ पे। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन ये तैयार हो गई। ऐसे ही सेकंड इक्वेशन आपको करनी है, तो कैसे करोगे आप, यहाँ पे एक चेयर की कॉस्ट है x रुपीज़, तो 6 चेयर और खरीदी हमने, तो 6 चेयर की कॉस्ट क्या हो जाएगी, 6x हो जाएगी। ठीक है, अब फिर एक टेबल और खरीदी है इसके साथ, तो एक टेबल की कॉस्ट y रुपीज़ है तो y हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे चेयर की कॉस्ट आ गई टोटल और यहाँ पे आ गई टेबल की कॉस्ट, अब दोनों को प्लस करोगे तो कितने रुपए में आपने खरीद लिए, 2400 रुपीज़ में, ये सेकंड इक्वेशन में रिप्रेजेंट हो गई। बस इतना ही करना था, ये हो गया आपका क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। में बोला गया है, ये एक एपी दी गई है, इस एपी में बोला गया है कि ये कौन से स्थान पे दिया हुआ है, विच टर्म, मतलब कौन सी टर्म है, कौन से स्थान पे ये जीरो दिया हुआ है। अब ऐसा कोई क्वेश्चन आपके पास आ जाए तो सबसे पहले तो आप इसका डिस्टेंस निकालोगे, इनके बीच में डिस्टेंस क्या है, तो डी का जो रूल होता है वो होता है a2 माइनस a1। a2 कितना है आपके पास 24 और -27, तो कितना आ गया, -3 आ गया। ठीक है, और a1 क्या हो गया यहाँ पे, a1 आपके पास हो गया 27, तो आपको क्या निकालना है, an का रूल लगा देना है यहाँ पे। an का रूल लगाओगे तो रूल क्या होता है, a प्लस में n माइनस में 1 d, an माना जाएगा ये नंबर, तो इसके स्थान पर मैंने 0 लिख लिया। ठीक है, जो लास्ट वाला नंबर होगा वो हमेशा an माना जाएगा। ठीक है, an 0 मान लिया, a का नंबर कितना है 27 है यहाँ पे, प्लस में n नहीं पता है, तो निकालना आपको
डी कितना है यहाँ पे, डी है -3 है, ठीक है। 27 को यहाँ पे ले जाइए तो -27 हो गया। अब यहाँ पे ये नंबर बचा हुआ, ये दोनों किस में, मल्टीप्लाई में, तो ये -3 उठ के इस तरफ जाएगा तो माइनस में पहुंच गया, माइनस माइनस कैंसिल आउट, 3 वन जा पे 3 नाइन जा पे हो गया, ठीक है। इज इक्वल टू क्या रहेगा, n-1, n-1 हो गया, ये 1 उठ के यहाँ पे जाएगा तो यहाँ पे माइनस में इस साइड जाके प्लस में हो जाएगा, तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 प्लस में 1 कितना आ जाएगा, 10। इसका मतलब ये है कि ये जो n दिया हुआ है, ये 10 दिया हुआ है, 0 दी हुई है ना, ये 10वें स्थान पे आपकी आती है, ठीक है। चलते हैं इसके सेकंड पार्ट को भी सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का चॉइस वाला क्वेश्चन आ गया। अब इसमें करना क्या है, इसमें ये करना है, आपको डी दिया हुआ है, एन दिया हुआ है, ए एन दिया हुआ है, इसमें से ये देखना है कि आप किसका रूल लगा सकते हो। क्या डी का रूल लगाओगे, यहाँ पे नहीं लगाओगे, एन का रूल लगाओगे, नहीं लगाओगे, ए एन का रूल आप लगा सकते हो। ए एन का रूल क्या होता है, ए एन का रूल होता है यहाँ पे ए प्लस में एन माइनस में 1 डी इज इक्वल टू 4। ए एन का रूल लगा दिया, 4 का 4 लिख दिया। अब आपको यहाँ पे ए का मान नहीं पता, यहाँ पे खाली पता आपको डी का मान और एन का मान, तो यहाँ से हम ए का मान निकाल देते हैं। तो ए का ए आ जाएगा, प्लस में एन आपको पता है 7 दिया हुआ है, 7 माइनस 1, और डी कितना दिया हुआ है, -4 दिया हुआ है, इज इक्वल टू 4, ठीक है। अब यहाँ पे 7 में से 1 जाएगा, हम यहाँ पे कर लेते हैं इस क्वेश्चन को, तो यहाँ पे ए आ गया, प्लस में 7 में से 1 जाएगा, 6 आ गया, मल्टीप्लाई -4 इज इक्वल टू 4, 6 4 जा कितना होता है, 24 होता है, माइनस प्लस माइनस का साइन आ गया, ए इज इक्वल टू में 4, 24 को उठा के यहाँ पे ले जाइए, यहाँ पे माइनस में इस साइड जाके प्लस में हो जाएगा ये, तो ये प्लस में हो गया, तो ए का मान कितना आ गया, ए का मान आ गया आपके पास 28। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है 9x स्क्वायर प्लस में 6kx प्लस में 4 इज इक्वल टू 0 आपको दिया गया है। अब इसमें करोगे क्या, यहाँ पे 9 जो दिया हुआ है, यहाँ पे 6k दिया हुआ है, यहाँ पे 4 दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर वाला नंबर, एक्स वाला नंबर ही आपको छोड़ना है। अब यहाँ पे a का मान हो गया 9, b का मान हो गया 6k और c का मान हो गया 4। अब यहाँ पे कंडीशन क्या दी हुई है, इक्वल रूट की कंडीशन आपको दी गई है। ये कंडीशन क्या होती है, कंडीशन होती है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 के होती है, ठीक है। 0 के हमारे पास लेना पड़ेगा यदि इक्वल रूट है, ठीक है। तो यहाँ पे b का मान क्या हो गया, 6k हो गया, तो मैं यहाँ पे 6k लिखूंगा और उसके ऊपर स्क्वायर चढ़ा दूंगा, माइनस में 4 मल्टीप्लाई में a कितना है, यहाँ पे a आपके पास 9 है और c कितना है, यहाँ पे c आपके पास यहाँ पे 4 है, इज इक्वल टू 0। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। अब आपको पता है 9 4 4 जो 16 और 16 9 जा होता है 144, 144 हो गया, माइनस में 6 का स्क्वायर होता है 36 और k स्क्वायर यहाँ पे आ गया, इक्वल टू कितना हो गया यहाँ पे 0। इस 144 को यहाँ पे ले जाता हूँ, 144 माइनस में सॉरी यहाँ पे प्लस में हो गया, यहाँ पे रह गया 36k स्क्वायर। अब ये 36 यहाँ पे मल्टीप्लाई में साइड जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो हम डिवीजन में ले जाते हैं इसे, हमने डिवीजन में ले गए 36 को। अब इसको क्या काम करना है, इस स्क्वायर को उठा के मैं इस तरफ ले जाता हूँ, तो यहाँ पे ले जाऊंगा तो ये रूट में चेंज हो जाएगा, 144 बट्टे में 36। अब आपको पता है 144 का जो स्क्वायर रूट होता है वो होता है 12 अपॉन में, और 36 का होता है 6। इसको हम कैंसिल आउट कर देते हैं, 6 1 जा 6 2 जा, ठीक है। तो k का मान क्या माना जाएगा, k का मान माना जाएगा 2, तो k का मान आ गया आपके पास आ गया 2, ठीक है। ये इसका आंसर है। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 का चॉइस वाला क्वेश्चन है ये, चॉइस से जो ऊपर फर्स्ट पार्ट जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है वो हमने लिया हुआ है। अब यहाँ पे क्या करना है, ये यहाँ पे इसका रूट निकालना है, इसके रूट निकालने हैं, वैल्यू निकालनी है इसकी। तो कैसे निकालोगे, यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो यहाँ पे करने का तरीका क्या होता है, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, सबका मालिक 1 होता है, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे लास्ट वाला नंबर 10 है, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 1 10 10 आ गया। अब हमें कितना लाना है, बीच वाला नंबर 7 हमें लाना है। अब 7 कैसे लाओगे आप, यहाँ पे लास्ट वाला नंबर प्लस का है, तो यहाँ पे ऐसे 10 के ऐसे फैक्टर हमें करने हैं, ऐसे गुणनखंड हमें बनाने हैं जिससे प्लस करके 7 आ जाए। तो यहाँ पे 2 आ गया, 2 5 जा 10 होता है, और तो किसी टेबल में नहीं आता, हमें इन दोनों फैक्टर में से ही देखना पड़ेगा कि प्लस करके 7 कौन सी फैक्टर कैसे लिया जा सकता है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे 10 और 11 होगा, 5 और 2 7 होगा,
तो हमें 7 मिल चुका है। अब हमें क्या करना है, बीच वाला पोर्शन हटा देना, हटा दिया। जो बचा हुआ है सेम उतार लीजिए, इसको ये उतार दिया, ठीक है, ये उतार दिया। अब यहाँ पे लिखना क्या है, जो बड़ा नंबर है उसको सबसे पहले लिख दीजिए। मैंने लिख दिया 5x, उसके बाद छोटा नंबर लिख दिया 2x, और बीच में साइन कौन सा आएगा, यहाँ पे 2 साइन देखिए, दोनों साइन सेम है, प्लस प्लस है तो प्लस का साइन लगा दीजिए। अलग अलग होते तो मैं माइनस का साइन लगाता इसके छोटे नंबर के आगे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसमें से कॉमन निकाल दीजिए। कॉमन क्या आ गया, x आ गया, यहाँ पे x बच गया, प्लस में यहाँ पे क्या रह गया, 5 रह गया, ठीक है। ऐसे ही इसमें से कॉमन निकाल दिए, कॉमन निकालोगे तो +2 आ गया, यहाँ पे आ गया x, और यहाँ पे आ गया प्लस में 10, सॉरी यहाँ पे आ गया 5, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना ये दोनों नंबर सेम होने चाहिए, यदि ये नंबर सेम नहीं आए तो आपका क्वेश्चन गलत है। तो यहाँ पे देखिए जो बाहर वाले नंबर है उनको एक साथ लिख दीजिए, x + 2, और इनमें से एक को लिख दीजिए x + 5 = में 0, ठीक है। इसे आप 0 के बराबर रखिए, x + 2 = 0, और इसे भी 0 के बराबर आप रख दीजिए, x + 5 = 0। अब इस 2 को उठा के यहाँ पे ले जाइए तो x = -2, और इसको भी ले जाइए यहाँ पे तो x = -5। ये 2 रूट निकल के आ गए आपके पास, जो कि इसका आंसर है। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। तो इसके सेकंड पार्ट पे हम चलते हैं, जो चॉइस वाला है। क्वेश्चन नंबर 7 का चॉइस वाला क्वेश्चन है ये। अब यहाँ पे दिया हुआ है 30ax² माइनस में 6x प्लस में 1 = 0, और कंडीशन दी गई है नो रियल रूट। नो रियल रूट का मतलब होता है जो d है वो 0 से छोटा है। तो d का जो फॉर्मूला है वो इससे पहले जो इसका पार्ट किया है उसमें लगाया था v² - 4ac < 0, ठीक है। अब b², b का मान कितना है 6, तो -6 का स्क्वायर आ गया, माइनस में 4 मल्टीप्लाई a का मान कितना है यहाँ पे 30a, ये आ गया, मल्टीप्लाई में c का मान कितना है 1 < 0। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 36 यहाँ पे, 36 को उठा के मैं यहाँ पे ले जाता हूँ, तो यहाँ पे ले जाऊँगा तो 36 किस में चला जाएगा, माइनस में चला जाएगा, तो यहाँ पे कितना जाएगा 120a, माइनस में यहाँ पे आ जाएगा 6 का स्क्वायर 36 होता है, 36 को इस साइड ले जाता हूँ तो 36 यहाँ पे आ गया। अब ये 120 को मैं इस तरफ ले जाता हूँ तो ये चला जाएगा डिवाइड में, यहाँ पे रह जाएगा a, तो 36 अपॉन में -120, कैंसिल आउट कर देता हूँ इसे। कैंसिल आउट करोगे तो मैं 4 से कर देता हूँ, 4 9 सा पे जाएगा, 4 3 ज़ा 0 पहुँच गया, फिर ये किस पे जाएगा, ये पहुँचेगा यहाँ पे 3 3 ज़ा 3 1 ज़ा 10। तो ये आपका पास आंसर जो आ गया इसका a < 3/10 माइनस में, ये इसका आंसर आ गया, एक मान आपके पास आ गया है, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में आपको दिया हुआ है ये, ठीक है, और P क्यों दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर, पैरामीटर ट्रायंगल PLM का निकालना है। यहाँ पे P क्यों दिया हुआ है, मतलब P क्योंकि दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर। आपको पता है टेंजेंट जो होती है वो दोनों इक्वल होती है, मतलब ये टेंजेंट और ये टेंजेंट दोनों बराबर है, मतलब PQ बराबर में PT, ये दोनों बराबर होगी। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं PQ बराबर PT, क्यों, क्योंकि टेंजेंट है ये, टेंजेंट, ठीक है, टेंजेंट है ये, इसलिए बराबर है। तो आपको पता है पी क्यू जो है ना ये 2 भागों में बटी हुई है। पी क्यू कहाँ कहाँ बटी हुई है, पी से एल तक, पी से एल तक, प्लस में एल से क्यू तक, एल क्यू इज इक्वल टू, ऐसे ही पी टी बटी हुई है, पी टी पी से एम तक, पी से एम तक प्लस में, और एम से टी तक, एम से टी तक, ये कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है हमें, अब इसके बाद हम ले लेते हैं ट्रायंगल PLM, तो इसका तो पैरामीटर निकालना है ना हमें, तो हम ले लेते हैं यहाँ पे इन ट्रायंगल PLM। तो पैरामीटर कैसे निकालोगे आप, PL, सभी साइड को हम प्लस कर देते हैं ट्रायंगल की, तो PL प्लस में LM प्लस में MP, ठीक है, PL प्लस में LM प्लस में MP, ठीक है, यह कर दिया। अब आपको पता है PL का PL आ जाएगा, PL आ गया प्लस में, और LM जो है, LM है 2 भागों में डिस्ट्रीब्यूट है, मतलब LN अपॉन प्लस में NM, तो मैं लिख सकता हूँ LM को लिख सकता हूँ LN प्लस में NM प्लस में
एम पी, ये सेम आ गया, ओनली ये चेंजिंग हुआ यहाँ पे। ठीक है, अब आपको तो पी एल प्लस में एल एन, अब ये भी तो एक टेंजेंट है यहाँ पे, ये भी तो एक टेंजेंट है यहाँ पे, क्यू एल और एल एन, ये भी तो एक टेंजेंट बनी हुई है यहाँ पे। तो हमें पता है कि क्यू एल इज इक्वल टू एल एन है, किसके कारण है, ये टेंजेंट है। क्या है यहाँ पे, टेंजेंट, ये क्या है यहाँ पे, टेंजेंट। इसी तरीके से एम एन इज इक्वल टू एम टी, एम टी इज इक्वल टू में एम एन, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये टेंजेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे पी क्यू, अब आप देख रहे हो यहाँ पे पी क्यू जो लाइन थी वो दो भागों में बटी हुई थी, पी एल प्लस में एल क्यू, एल क्यू। तो मैं एल क्यू के स्थान पे क्या लिख सकता हूँ, एल एन लिख सकता हूँ यहाँ पे, या एल क्यू लिख सकता हूँ, दोनों में से किसी एक को लिख सकता हूँ, तो मैं एल क्यू लिख देता हूँ। तो मैं यहाँ से इसके स्थान पे क्या लिख देता हूँ, एल क्यू, एल क्यू लिख दिया मैंने यहाँ पे, प्लस में पी एल। ठीक है, पी एल लिख दिया यहाँ पे प्लस में। इसी तरीके से मैं एम एन के स्थान पे क्या लिख सकता हूँ, एम टी लिख सकता हूँ, तो मैं इसके स्थान पे एम टी लिख देने हैं, प्लस में एम पी हो गया। ठीक है, हाँ, अब ये किसके बराबर है यहाँ पे, ये हो गया यहाँ पे किसके बराबर, पी क्यू के बराबर हो गया, किसके बराबर हो गया, पी क्यू के बराबर हो गया, प्लस में, और एम टी प्लस में एम पी किसके बराबर हो गया यहाँ पे, एम टी प्लस में एम पी हो गया आपके पास यहाँ पे हो गया एम टी के बराबर हो गया, एम टी आ गया यहाँ पे। ठीक है, एम टी आ गया यहाँ पे। अब आपको पता है पी क्यू आपके पास आ गया, पी क्यू आपके पास आ गया, तो यहाँ पे देखो एम टी और पी क्यू दोनों बराबर हैं, दोनों बराबर हैं, तो मैं पी क्यू लिख सकता हूँ इसके स्थान पे, पी क्यू लिख दिया, प्लस में पी क्यू। तो पी क्यू और पी क्यू क्या हो गया यहाँ पे, 2 पी क्यू, और पी क्यू कितना 28, तो 2 मल्टीप्लाई में 28, तो कितना आ गया 56 सेंटीमीटर आ गया। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है कि इफ़ टेंजेंट आर इंक्लाइंड एट द 60 डिग्री, 60 डिग्री पे इंक्लाइन करे, ये दोनों टेंजेंट मिले यहाँ पे 60 डिग्री पे, ड्रॉन टू ए सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, और 3 सेंटीमीटर का एक सर्कल हो, देन लेंथ ऑफ टेंजेंट, आपको टेंजेंट की लेंथ फाइंड आउट करनी है। अब टेंजेंट की लेंथ आप कैसे फाइंड आउट करोगे, यहाँ पे क्या करना है आपको, इस सेंटर से इस एंगल को क्या करना, बाइसेक्ट करना, बाइसेक्ट करोगे तो ये कितने भागों में बढ़ जाएगा, ये 2 बराबर भागों में बढ़ जाएगा, तो ऊपर कितना हो गया 30 हो गया, और नीचे भी 30 डिग्री हो गया, ये हो गया। अब आपको पता है जो रेडियस होती है और टेंजेंट होती है उनमें रिलेशन होता है परपेंडिकुलर का, जो रेडियस होती है यहाँ पर टेंजेंट होती है वो किस पर, रेडियस पर परपेंडिकुलर होती है, मतलब रेडियस जो होती है वो परपेंडिकुलर होती है, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर हो गई है, तो ये तो हो गया यहाँ पे क्या हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया यहाँ पे बेस, और ये हो गया यहाँ पे हाइपोटेनियस। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे क्या रूल अप्लाई करोगे, तो मैं नामकरण कर लेता हूँ यहाँ पे ओ ए बी, ये ले लिया मैंने, ट्रायंगल ले लिया यहाँ पे ओ ए बी। ठीक है, अब यहाँ पे ले लिया मैंने ओ ए अपॉन में ए बी, ये ले लिया, इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसके बराबर होता है, ये होता है आपका 10 के बराबर, और यहाँ पे एंगल कितना दिया हुआ है 30 डिग्री दिया हुआ है। ओ ए आपके पास है यहाँ पे 3, और ए बी कितना है यहाँ पे, ए बी हम मान लेते हैं यहाँ पे, ए बी को मान लेते हैं, ये आपको फाइंड करनी है। और 10-30 डिग्री का मान कितना होता है, 10-30 डिग्री का मान होता है 1/√3 होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे, तो 3√3 इज इक्वल टू में ए बी, ये इतने सेंटीमीटर की इसकी लेंथ आ गई टेंजेंट की। इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो इसका जो सेकंड पार्ट भी इसमें दिया हुआ उसे भी सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है पी क्यू इज ए टेंजेंट टू ए सर्कल, पी क्यू इज ए टेंजेंट टू ए सर्कल विद द सेंटर ओ एट पॉइंट पी। इसका मतलब ये है पी क्यू इज ए टेंजेंट, पी क्यू एक टेंजेंट हो गई टू ए सर्कल विद द सेंटर ओ लिया यहाँ पे, एट द पॉइंट पी, मतलब पी से सेंटर तक जो लाइन ड्रॉ की गई है वो एक रेडियस है। इफ ट्रायंगल ओ पी क्यू,
ओ पी क्यू, ये आइसोसेल्स ट्रायंगल। आइसोसेल्स ट्रायंगल कौन सा होता है? जो ट्रायंगल क्या होता है, जिसकी दो साइड इक्वल होती है। तो इसकी दो साइड कौन कौन सी होगी? ये साइड और ये साइड। ये तो क्या होगी? हाइपोटेनिस मानी जाएगी, ये तो हाइपोटेनिस ही रहेगी। तो ये दोनों साइड इक्वल हैं। हमेशा ध्यान रखना, जिस ट्रायंगल की दो साइड इक्वल होती है, जितनी साइड इक्वल होती है उतने एंगल इक्वल होते हैं। इसमें दो साइड इक्वल है तो इसके दो एंगल इक्वल हो गए। इसके अपोजिट, इस साइड का अपोजिट ये एंगल हो गया, ये एंगल, और इस साइड का अपोजिट ये एंगल। ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं। ओ एंगल, एंगल ओ इज इक्वल टू एंगल क्यू, ये आपस में इक्वल है। ठीक है, क्योंकि इसकी दो साइड इक्वल है। और यहाँ पे जो एंगल पी है वो क्या हो गया? 90 डिग्री का हो गया। क्योंकि आपको पता है जो रेडियस होती है वो टेंजेंट, मतलब जो टेंजेंट लाइन होती है उस पर परपेंडिकुलर होती है। तो इसलिए एंगल पी क्या है? 90 डिग्री का हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हमें शो करना है, एंगल फाइंड आउट करना है क्यू का। क्यू का एंगल कैसे फाइंड आउट करोगे? आपको पता है। अब मैं इन ट्रायंगल ले लेता हूँ, इन ट्रायंगल क्या ले लेता हूँ यहाँ पे? ओ पी क्यू, तीनों एंगल को मैं प्लस कर देता हूँ। एंगल ओ प्लस एंगल पी प्लस एंगल क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओ कितना आपके पास यहाँ पे है नहीं, एंगल ओ रख लिया। एंगल पी कितना है? 90 डिग्री का है। प्लस में एंगल क्यू कितना है? नहीं पता। तो एंगल क्यू के स्थान पे मैं ओ लिख सकता हूँ, या ओ के स्थान पे क्यू लिख सकता हूँ। तो मैं एंगल क्यू ही रहने देता हूँ 180। ठीक है, अब यहाँ पे मैं ओ के स्थान पे क्या लिख देता हूँ? क्यू लिख देता हूँ, क्योंकि हमें क्यू एंगल फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे क्या हो गया? 2 क्यू एंगल हो गया। प्लस में इस 90 को उठा के मैं इस तरफ ले जाता हूँ, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा? 180 माइनस में 90, तो ये आपके पास आ जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे एंगल एंगल क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री। मैं इस 2 को उठा के यहाँ पे ले जाता हूँ, तो किस में जाएगा? डिवाइड में जाएगा। तो 90 अपॉन में 2 कैंसिल आउट कर दो, 2 1 जा 2, 4 जा 2, 5 जा। तो एंगल जो क्यू आया आपके पास वो 45 डिग्री निकल के आ गया। ठीक है, इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, ऐसा कोई क्वेश्चन आपको दिया जाए यहाँ पे, ट्रायंगल ए बी सी डी एंड ई आर द पॉइंट। डी जो है ए बी पर स्थित है, और ए ई जो है वो ए सी जो है वो सी पर स्थित है। सॉरी, ए सी पर ई स्थित है, ये पॉइंट स्थित है यहाँ पे। और यहाँ पे डी ई पैरेलल बी सी है, ये भी आपको दिया हुआ है। अब यहाँ पे ए डी दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, डी बी दिया हुआ है 4.5 सेंटीमीटर, ए ई दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। ई सी आपको फाइंड करना है, ईसी आपको फाइंड करना है। तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे यहाँ पे? तो ए डी अपॉन में डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन में ई सी। इस तरीके से आप लिखोगे, वैल्यू को पुट कर दोगे यहाँ पे। क्यों? ये क्यों कंडीशन हुई? क्योंकि डी ई पैरेलल है बी सी के। ठीक है, इसलिए ये कंडीशन आई थी यहाँ पे। ए डी कितना है? 3 है, और डी बी कितना है? 4.5 है यहाँ पे। इज इक्वल टू ए ई कितना है यहाँ पे? 2 है, और ए ई सी नहीं है यहाँ पे। तो ये फाइंड करना है, तो हमें क्या काम करूँगा? मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी, तो 3 मल्टीप्लाई ई सी आ गया, इज इक्वल टू 4.5 के 2 से करोगे तो 9.0 आ गया। ये तो हट गया यहाँ से, तो 9 बचेगा। तो 3 को मैं नीचे ले जाता हूँ, तो ई सी बचेगा आपके पास 9 अपॉन में 3, कैंसिल आउट कर दो, 3 1 जा पे 3, 3 जा पे, तो ई सी आपके पास आ चुका है 3। ये इसका आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है आपका 11। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया है, इन द फिगर इफ v1 v2 v3 एंड a1 a2 a3 हैज बीन मार्क्ड एट द इक्वल डिस्टेंस। ये इक्वल डिस्टेंस पे दिया हुआ है, a से a1, a1 से a2, a2 से a3, a3 से a4, a4 से a5, 6 7 8। ठीक है, ऐसे ही b1 b2 b3 b4 b5 तक दिया हुआ है। तो यहाँ पे इन इंटू रेशियो सी डिवाइड बाई ए बी, जो ए बी है वो सी जो पॉइंट है वो दो भागों में बांटता है इसको। तो वो रेशियो आपको फाइंड करना है। आपको पता है कि ए में कितने पार्ट बने हुए? 8 पार्ट बने हुए, और बी में कितने बने हुए? 5 पार्ट बने हुए हैं। बस यही इसका आंसर आ गया, 8:5। यही इसका आंसर है। इस तरीके से आप कर सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया है कि साइन ए प्लस में कॉस बी इज इक्वल टू 1। ए एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री, एंगल बी आपको निकालना है। अब आप कैसे सॉल्व करोगे? मैं ए के स्थान पे 30 रख देता हूँ। मैं ए के स्थान पे यहाँ पे 30 रखूंगा, तो यहाँ पे साइन 30 आ गया, प्लस में कॉस
बी आ गया इज इक्वल टू 1। कोसाइन 30 का मान कितना होता है, 1/2 होता है, प्लस में कॉस बी इज इक्वल टू में 1। मैं इसको उठा के इस तरफ ले जाऊंगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 माइनस 1/2, मैं इसका ले लेता हूँ यहाँ पे एलसीएम, यहाँ पे क्या रह जाएगा, कॉस बी रह जाएगा। मैं इसका एलसीएम लूंगा तो कितना आ जाएगा आपके पास यहाँ पे 2, 2 वन जा 2 आ गया, नीचे 2 के मल्टीप्लाई यहाँ पे करो, 2 वन जा 2 आ गया, माइनस 1 वन जा 1 आ गया, तो कितना आ गया 1/2 आ गया। तो यहाँ पे कॉस बी इज इक्वल टू 1/2 निकल के आ गया। अब यहाँ पे 1/2 कॉस में कितने डिग्री पे होता है, ये होता है 60 डिग्री पे। कितने डिग्री पे होता है, ये होता है 60 डिग्री पे। तो यहाँ पे बी का मान आपके पास आ गया, यहाँ पे बी का मान आ गया 60 डिग्री आ गया। ठीक है, इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस में 1 दिया हुआ है और आपको फाइंड करना है x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या आएगा। और यदि हम इन दोनों को प्लस करें तो हम इसमें x प्लस कर देते हैं। x की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस में y का मान क्या है यहाँ पे, 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस में 1। हमें पता नहीं है कितना इसका आंसर आएगा। अब आपको पता है इसमें से कुछ कॉमन निकल सकता है, इन दोनों में से 2 कॉमन निकल दे तो यहाँ पे रह जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में 1 इज इक्वल टू 0। ये किसके बराबर होगा, ये होगा 1 के बराबर होगा। यहाँ पर रह गया 2 मल्टीप्लाई में प्लस में 1 इज इक्वल टू 0। 2 वन जा 2 आ गया यहाँ पे, ठीक है, प्लस में 1, 2 और 1 कितना हो गया 3। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, जो ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ था ये इसका आंसर आ गया, ये इतने के बराबर होता है, 3 इसका आंसर है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2 दिया हुआ है, हम रेडियस निकाल लेते हैं। रेडियस कैसे निकलेगी, जो डायमीटर होता है उसको 2 से डिवीजन कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 21 सेंटीमीटर। ये रेडियस निकल के आ गई, तो रेडियस हो गई यहाँ पे 21 सेंटीमीटर हो गई। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको लेंथ ऑफ आर्क निकालनी है। कौन सी आर्क निकालनी है, यहाँ पे जहाँ पे 60 डिग्री का एंगल बना हुआ, 60 डिग्री का एंगल जो जिस लेंथ को घेरा हुआ है। तो यहाँ पे ये लेंथ हो गई, ये लंबा लेंथ मानी जाएगी। इसे माइनरी लेंथ भी बोला जाता है। ठीक है, माइनरी लेंथ भी बोला जाता है इसे, माइनरी लेंथ। अब यहाँ पे इसकी लेंथ कैसे निकालोगे, यहाँ पे अब लेंथ ऑफ आर्क, इसकी लेंथ कैसे निकालोगे, इसका रूल होता है थीटा बाई 360 पाई 2 पाई आर। इस फॉर्मूले को आप लगाओगे। ठीक है, तो थीटा कितना है यहाँ पे 60 है, 60 उतार दिया, अपॉन में 360 आ गया, मल्टीप्लाई में 2, मल्टीप्लाई पाई का मान क्या लेना है 22/7, मल्टीप्लाई रेडियस कितनी है यहाँ पे 21। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 0 से 0 कैंसिल आउट हो गई, 6 वन जा 6, 6 जा, ठीक है, 2 वन जा पे 2, 3 जा पे पहुंच गया, 3 वन जा पे 3, 7 जा पहुंच गया, 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या, हाँ बाई 22 बचा हुआ है। तो इसकी जो लेंथ होगी 22 सेंटीमीटर होगी, इसकी जो लेंथ होगी इस आर्क की। ठीक है, इस तरीके से कर सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला क्या गया है कि 12 स्पेयर है, उसको मेल्टिंग करके एक सिलेंडर से बनाई गई है जिसका डायमीटर 2 सेंटीमीटर है और हाइट इसमें 16 सेंटीमीटर दी गई है। तो आपको फाइंड द डायमीटर स्पेयर, आपको स्पेयर का डायमीटर फाइंड आउट करना है, कितना डायमीटर का किसका कितना स्पेयर का डायमीटर होगा। ठीक है, ये फाइंड आउट करना है। तो कैसे करोगे आप यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिए, कभी भी कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए, किसी चीज़ को पिघला के कोई चीज़ बनाई जाती है तो हमेशा उसके वॉल्यूम का रूल अप्लाई करना पड़ेगा। इसका वॉल्यूम इसके वॉल्यूम के बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि ये 12 चीज़ थी जिसको मिला के एक चीज़ बनाई गई है। ठीक है, इसका मतलब ये 12 चीज़ इसके अंदर समाई गई है। तो यहाँ पे इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम दोनों बराबर होगा। तो वॉल्यूम स्पेयर का क्या होगा, वॉल्यूम स्पेयर का होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ये होता है। ठीक है, और यहाँ पे एक, ये तो एक स्पेयर का होगा, 12 का कितना होगा मल्टीप्लाई में 12। ठीक है, ऐसे ही इसका सिलेंडर का वॉल्यूम का रूल क्या होगा, इसके सिलेंडर का वॉल्यूम का रूल होता है पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे हम रेडियस पुट कर लेते हैं, वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो यहाँ कैंसिल आउट कर दो, 3 वन जा 3, 4 जा, तो यहाँ पे कितना रहेगा 4 4 जा 16
आर की पावर 3। ठीक है, अब यहाँ पे पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाए, एक कॉलम में वो नंबर कैंसिल आउट हो सकते हैं जो सेम होते हैं हर तरीके से। पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, रेडियस से रेडियस कैंसिल आउट नहीं हो सकती क्योंकि इसकी रेडियस अलग है और इसकी रेडियस अलग है। यहाँ पे डायमीटर 2 सेंटीमीटर, रेडियस क्या हो गई, 2 से डिवीजन कर दो 1 हो गई, तो 1 का स्क्वायर आ गया यहाँ पे, और हाइट कितनी हो गई यहाँ पे 16 है। ठीक है, अब ये 16 यहाँ पे मल्टीप्लाई में मैं इसको उठा के बॉर्डर पार ले जाता हूँ, तो यहाँ पे r की पावर 3, तो यहाँ पे 1 का पावर 1 होता है, 1 की पावर कितनी ही चढ़ा लो तो उसका 1 होता है, 1 की 16 से मल्टीप्लाई करोगे तो 16 आ गया, 16/16 कैंसिल आउट कर दो, कितना आ गया 1। ये क्यूब उठ के इस तरफ जाएगा तो क्यूब रूट में चेंज हो जाएगा, तो 1 का क्यूब रूट कितना होता है 1 ही होता है हमेशा, तो रेडियस आ गया आपके पास यहाँ पे 1। ठीक है, तो 15वां क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, तो लास्ट जो 1 मार्क्स का है वो रह चुका है, उसको मैं करवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में बोला गया है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द गेटिंग ए डबलेट्स इन ए थ्रो ऑफ ए पेयर ऑफ द डाई। मतलब जब डाई के पेयर को उछाला जाता है तो वहाँ पे जो डबल नंबर आते हैं उनकी प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी। डबल नंबर कौन से होती है, जैसे 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, तो यहाँ पे टोटल 6 हो गई, तो टोटल जो इवेंट बनते हैं वहाँ पे वो होते हैं, कंडीशन जो होती है 36 होती है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती है, प्रोबेबिलिटी हो जाती है इसकी टोटल हमेशा नीचे ही आता है, और यहाँ पे डबल एट कितने नंबर आ रहे हैं 6 आ रहे हैं, तो इसको मैं कैंसिल आउट कर देता हूँ, 6 1 6 6, तो ये आ गया आपके पास 1/6। इस तरीके से आप निकाल सकते हो। अब इसका जो पार्ट दिया गया उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में बोला गया है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द गेटिंग ब्लैक क्वीन व्हेन ए कार्ड इज ए ड्रॉन एट द रैंडम फ्रॉम ए वेल शुफल्ड पैक्ड ऑफ 52 कार्ड्स। इसका मतलब है 52 कार्डों में से ब्लैक जो क्वीन है, वो क्वीन वाले जो पत्ते हैं, ब्लैक क्वीन वाले जो कार्ड है वो निकाले जाते हैं, और ब्लैक क्वीन वाले जो कार्ड होते हैं टोटल वो होते हैं 2। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाती है 52 हमेशा नीचे आएगा और 2 आ जाएगा ऊपर, कैंसिल आउट कर देते, 2 1 जा 2 2 जा पे 2 6 जा पे, तो ये आ गया 1/26 प्रोबेबिलिटी निकल के आ गई। इस तरीके से आप कंप्लीट कर सकते हो। फर्स्ट सेक्शन जो है आपका कंप्लीट हो चुका है, सेकंड सेक्शन करवाना बाकी है, उसे जरूर करवाएंगे।